हिरेन जोशी पीएमओ से चले गए क्या? हिरेन जोशी की छुट्टी हो गई क्या पीएमओ से? अरे जोशी जी के बारे में कोई खबर पता है? हिरेन जोशी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है सोशल मीडिया पर। आपको कुछ पता है हिरेन जोशी का? सर कुछ सुने हिरेन जोशी के बारे में? या अचानक हिरेन जोशी के बारे में हो रहा है कि उनको पीएमओ से हटा दिया गया? आपको कुछ जानकारी है क्या? लेकिन ऐसा क्या हुआ हिरेन जोशी जो बहुत इतने इंपॉर्टेंट थे, प्रधानमंत्री के आंख कान नाक थे, उनकी छुट्टी हो गई ऐसा लोग कह रहे हैं? कुछ पता है क्या सर आपको? हिरेन जोशी जोशी जी के हिरेन जोशी इस तरह के फोन कल से लेकर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कम से कम 30-40 मेरे पास आ चुके हैं और अलग अलग जगहों से। कोई लखनऊ से फोन कर रहा है, कोई चंडीगढ़ से, कोई बॉम्बे से और दिल्ली से बहुत सारे लोग। वो लोग जिन्हें जानना है कि हिरेन जोशी का हुआ क्या है। क्या हिरेन जोशी पीएमओ से बेदखल कर दिए गए, या हिरेन जोशी से इस्तीफा ले लिया गया, या हिरेन जोशी की छुट्टी की गई तो उसकी वजह क्या है, और अगर नहीं छुट्टी की गई तो हिरेन जोशी के बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के किस्से क्यों आ रहे हैं? अब मैं तो जानता नहीं, हिरेन जोशी से आज तक मिला नहीं, मेरे पास हिरेन जोशी का नंबर नहीं, मेरे पास हिरेन जोशी का आज तक कोई मैसेज नहीं, एक भी व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए कोई कम्युनिकेशन नहीं। अब मुझसे लोग पूछ रहे, मैं करो भैया मुझे नहीं पता है, तो करें आपको क्यों नहीं पता? आप तो दिल्ली में हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको क्यों नहीं पता? ये तो सब लोग इसके बारे में जान रहे हैं, पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो आप ही पता कीजिए। मैंने कहा भैया ना मुझे पता है, ना उस नेटवर्क में हूं जिस नेटवर्क में हिरेन जोशी संवाद करते हैं, जिस नेटवर्क से, ना मैं उस नेटवर्क का हिस्सा हूं जहां हिरेन जोशी का व्हाट्सएप संदेश जाता है। उसमें बड़े बड़े चैनल के एडिटर हैं, एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, मालिक हैं, सीईओ हैं, जिन्हें हिरेन जोशी व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजते हैं, किस चैनल पर क्या चलना है, क्या नहीं चल रहा है, क्यों चलना है, कब चलना है, प्रधानमंत्री का कैसे इमेज बिल्डिंग की जानी है। ये सब जो हिरेन जोशी जिनसे संवाद करते हैं उनका हिस्सा नहीं। लेकिन ये वीडियो में ये सब बात क्यों कह रहा हूं? तो हो ये रहा है कि बीते 24 घंटों से सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोग लगातार लिख रहे हैं तरह तरह की थ्योरी के साथ कि प्रधानमंत्री कार्यालय में नरेंद्र मोदी के मातहत काम करने वाले हिरेन जोशी, जिनका नरेंद्र मोदी से रिश्ता 17 साल पुराना है, तब से जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी हैसियत टॉप 5 मिनिस्टर्स को छोड़ दें, अगर अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी को छोड़ दें, एक दो को और मान लीजिए, तो बाकी मिनिस्टर्स से ज्यादा है उनकी हैसियत, उनका रुतबा, उनका रसूख, उनका कहें जलवा। वो हिरेन जोशी पीएमओ से चले गए, या उन्हें जाने को कह दिया गया, या उनसे इस्तीफा ले लिया गया, इस तरह की कहानियां चल रही है। अब जब इस तरह की कहानियां चल रहा है तो हर आदमी ये पता करने में लगा है। उन कहानियों में कई किरदार भी साथ में आ रहे हैं। अब मैं चूंकि ये नहीं जानता हूं तो मेरी भी अब जिज्ञासा हो गई कि भाई पता करूं। तो एक दो रिपोर्टर से मैंने पूछा कि भाई हिरेन जोशी के बारे में क्या खबर है, कुछ पता है क्या? तो मुझे कुछ जिनसे 2-3 लोगों से बात की, उन्होंने कहा सर 10-12 दिन से हिरेन जोशी का कोई मैसेज व्हाट्सएप पर नहीं आ रहा था। ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो हिरेन जोशी का है, जिसमें वो संदेश भेजते हैं, और मल्टीलेयर ब्रॉडकास्ट ग्रुप है। एक उनका पर्सनल मोबाइल के थ्रू है, जिसमें बड़े लोग भी मालिकान होते होंगे, कस्टमाइज मैसेज भी भेजते होंगे, और जूनियर लोगों का भी है जिसको संदेश भेजते हैं कि आप क्या स्टोरी कैसे करो, जो भी गाइड करते हैं, निर्देश देते हैं, जो भी करते हैं, ऑर्डर देते हैं। और दूसरा पीएमओ का ऑफिशियल मोबाइल फोन भी है, उसका भी ब्रॉडकास्ट ग्रुप है। तो मुझे बताया गया कि हिरेन जोशी के पर्सनल नंबर से काफी दिनों से कोई कम्युनिकेशन हम लोगों से तो नहीं है, लेकिन ऑफिशियल नंबर से भी, जिससे बीते कई दिनों से, शायद 10-12 दिनों से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था किसी प्रधानमंत्री का, कोई ट्वीट या प्रमोशनल कोई कि इसको ट्वीट कीजिए, इसको खबर की तरह चलाइए। वो आज 2 खबरें, एक प्रधानमंत्री का ट्वीट है और एक और इस तरह की जानकारी हिरेन जोशी की तरफ से, मतलब उनके ऑफिशियल हैंडल से, पीएमओ का जो ऑफिशियल हैंडल, मतलब ऑफिशियल फोन है, कम्युनिकेशन उससे आया है। तो इसका मतलब 12-14 दिन बाद आज मैसेज आया पीएमओ का जो ऑफिशियल हिरेन जोशी का नंबर है उस नंबर से, लेकिन पर्सनल नंबर से जिससे कर रहे हैं वो पता नहीं, लोगों को नहीं अंदाजा है कि आखिर हुआ क्या है। तो हिरेन जोशी, मैंने एक बार हिरेन जोशी पर, मुझे लगता है राजदीप सरदेसाई ने जब किताब लिखी थी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उस पर बात की थी। लेकिन कल से चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि हिरेन जोशी, उनकी कुछ विदेश यात्राएं, उनसे कुछ जो
उनके बिजनेस इंटरेस्ट या उनका जो दबदबा है पीएमओ में, और जिस तरह से उस दबदबा का इस्तेमाल करके मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी के लिए मीडिया में महामानव की छवि गढ़ने की जो मुख्य भूमिका हिरेन जोशी निभाते हैं, उसको लेकर और जिस तरह से वो निर्देश देते हैं उसको लेकर बीजेपी में भी कहें तो बहुत सारे मंत्रियों में भी कुछ नाराजगी होगी। लेकिन कुछ खबरें बहुत कुछ आई पीएमओ में, ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा, ये सब सोशल मीडिया पर जो तैर रही है चीज़ें, मैं इसकी पुष्टि और खंडन मैं नहीं कर सकता, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय से की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। और वो सारे पत्रकार बहुत सारे जो हिरेन जोशी के व्हाट्सएप संदेश को ब्रह्मवाक्य समझकर चलाते हैं खबर की शक्ल में या ट्विटर पर जो भी नैरेटिव घटते, वो सब भी इस पर मोटे तौर पर सब चुप है। लेकिन कल इस खबर ने जोर पकड़ा जब कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ गंभीर आरोप लगाए हिरेन जोशी पर, हिरेन जोशी के नेटवर्क पर। तो मैं पहले चाहता हूं कि पवन खेड़ा ने क्या कहा वो सुनिए, क्योंकि मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि वाकई हिरेन जोशी का इस्तीफा हो गया है, छुट्टी हो गई है, छुट्टी पर जाने को कहा गया है, या कोई अभी 10 दिन बाद 12 दिन बाद, जैसे एक थ्योरी ये चल रही है कि 14 दिसंबर उनका आखिरी दिन हो सकता है। तो इसके बारे में मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि इतनी जानकारियां तैर रही हैं तो मुझे लगा कि मैं भी अब जानने की कोशिश करूं। फिलहाल अब सुनिए कि पवन खेड़ा ने क्या कहा। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों। ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है। और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें, नहीं तो हम तो रखेंगे ही। पवन खेड़ा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और सोशल मीडिया पर जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोग जो लिख रहे हैं, उसके बाद बहुत तरह की थ्योरी चल रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़ी प्रो वाइस चांसलर हैं कोई मैडम, उनकी विदेश यात्राओं की चर्चा हो रही है। और इस बीच ये हुआ कि प्रसार भारती के जो मुखिया थे नवनीत सहगल, उनका अचानक इस्तीफा हो गया। वो भी बड़ा रहस्यमय ढंग से हुआ और कल इस्तीफा उनका एक तरह से पब्लिक भी कर दिया गया, कल की डेट में ही सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। अब नवनीत सहगल जो ब्यूरोक्रेसी में रहे, IAS अफसर रहे, 1988 बैच के, यूपी में लगभग 34-35 सालों तक रहे, हर मुख्यमंत्री के करीबी रहे, चाहे मायावती हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो प्रसार भारती के मुखिया के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी
की छवि चमकाने के लिए या बीजेपी के लिए एक प्रोपेगेंडा चैनल बनाने में दूरदर्शन पहले भी था, उसमें और मल्टी लेवल पर काम करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उनका भी अचानक इस्तीफा हुआ। अब इस्तीफे की कोई वजह नहीं पता, लेकिन इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया त्वरित गति से। ये कल वायरल हुआ शाम को, जिसमें AM कुमार हैं डायरेक्टर, जिनकी तरफ से कहा गया कि रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन प्रसार भारती और अकॉर्डिंगली यू आर हियर बाय रिलीव फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ प्रसार भारती विथ इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। मतलब नवनीत सहगल ने 2 तारीख को इस्तीफा दिया, 2 दिसंबर को, 3 तारीख को इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। वो आदमी जो प्रसार भारती का चेयरमैन हो, इतना पावरफुल आदमी। और उसके बाद बहुत सारे लोग इसका कनेक्शन जोड़ के देख रहे, कोई कनेक्शन है क्या। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हिरेन जोशी एक मिस्ट्री मैन है। हिरेन जोशी प्रधानमंत्री के बेहद करीब हैं। हिरेन जोशी इतने करीब हैं कि लोग उनको आंख कान नाक समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की छवि गढ़ने से लेकर, सोशल मीडिया पर नजर रखने से लेकर, चैनल पर क्या चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, कैसे विपक्ष के खिलाफ एजेंडा चलना चाहिए, कैसे बीजेपी के पक्ष में नैरेटिव गढ़ा जाना चाहिए, कौन एंकर प्रधानमंत्री से कब मिलेगा, किसको इंटरव्यू प्रधानमंत्री देंगे, किसको नहीं देंगे, हम जैसे तमाम लोग, कौन एंटी नेशनल जर्नलिस्ट हैं या ऐसे लोग हैं जो मोदी जी के लिए मुफीद नहीं हैं, उनके खिलाफ क्या नैरेटिव बिल्डअप किया जाए, ये सब काम एक तरह से अगर देखें सेंट्रलाइज्ड ढंग से एक कमांड के तौर पर PMO में बैठकर हिरेन जोशी करते हैं और करते रहे हैं। और अगर इतने करीब रहे, बैकग्राउंड तो उनका ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थे शायद 2008 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ने के पहले। उसके बाद लंबा, जैसा कि मैंने कहा, 2008 से 2025 तो लगभग 17 साल का इतना क्लोज एसोसिएशन अचानक अगर ब्रेक हुआ, मैं अगर बोल रहा हूँ, तो ये क्यों हुआ। और अगर नहीं हुआ तो वो लोग जो हिरेन जोशी के मैसेज को ब्रह्म वाक्य मानकर सर्कुलेट करते हैं, या वो उसी तरह का नैरेटिव गढ़ने के लिए लगातार ट्वीट करते हैं, वो लोग ये क्यों नहीं आकर लगातार कह रहे हैं कि अफवाह है, गलत है, हिरेन जोशी वही है, कुछ हिरेन जोशी का बिगड़ा नहीं है, या ये अफवाह फैलाया जा रहा है। वही 10, 20, 25 लोग जो हिरेन जोशी के लिए दिन रात हर तरह का नैरेटिव गढ़ते हैं या इस तरह के प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा बनते हैं, टूल किट का हिस्सा, जो हिरेन जोशी की टूल किट है उसका हिस्सा है, वही सब लोग कुछ लिख रहे होते, वो लोग भी सन्नाटे में। तो इसका मतलब बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। अब उन जिज्ञासाओं का समाधान तभी होगा जब कुछ अधिकृत तौर पर आएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से भी कहूँ कि मुझे फोन जो लगातार लोग कर रहे हैं कि हिरेन जोशी का क्या हुआ, छोड़ गए क्या, हटा दिए गए क्या, हैं क्या, पता नहीं, तो मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन जानना चाहूँगा, अगर आपको कुछ पता हो आप में से किसी को, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमें अगर हमारा नंबर है तो बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। जाहिर है सबकी जिज्ञासा है। तो हिरेन जोशी पर जो एक मैंने पहले वीडियो किया था, मैं चाहता हूँ, चूँकि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अचानक उनकी चर्चा होने लगी है, तो मैं चाहता हूँ, वो पुराना वीडियो है राजदीप सरदेसाई की किताब पर आधारित जानकारियों के आधार पर, तो मैं चाहता हूँ उस हिस्से को भी आप देखिए। उम्र उनकी 54 साल है। राजदीप सरदेसाई ने जो लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया है, बांसवाड़ा में कुछ दिन तक उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ पढ़ाया भी है, और उसके बाद 2008 में मोदी जी से जुड़े, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और तब नरेंद्र मोदी के कम्युनिकेशन के लिए वो गांधीनगर में CM हो गए, मुख्यमंत्री कार्यालय। और उस समय फेसबुक, ट्विटर भारत में नया नया आ रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को, नेताओं को तो उसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। उसका इस्तेमाल करना नरेंद्र मोदी ने एक तरह से देखें सबसे पहले शुरू किया, उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। तो उस इस्तेमाल करने के लिए जो बैकरूम मैनेजमेंट था पूरा, वो जोशी जी ने संभाला, जिनका नाम है हिरेन जोशी। और वहां से नरेंद्र मोदी से उनका रिश्ता बना, पूरी तरह से कमिटेड, लॉयल एक लीडर के लिए, और सिर्फ मोदी जी के लिए। और इसलिए मैंने कहा कि जोशी जी का संदेश मतलब मोदी जी का संदेश। मोदी जी जब विदेश में कहीं हो, चाहे देश में, हो सकता है किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के लिए एक्सेसिबल कुछ देर के लिए ना भी हो, जोशी जी के लिए हर समय है। और जोशी जी कभी भी मोदी जी से बात कर सकते हैं, और मोदी जी तो कभी भी जोशी जी को निर्देश दे सकते हैं। तो जोशी जी के बारे में, हालांकि मैं कहूँगा राजदीप ने जोखिम मोल लिया, अभी इंडिया टुडे में काम कर रहे हैं, एंकर भी हैं। पता नहीं जोशी जी ने अभी ये चैप्टर पढ़ा कि नहीं, पढ़ेंगे तो उसके बाद जोशी जी को कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं। हालांकि जोशी जी को राजदीप ने इस किताब के बारे में अपॉइंटमेंट लेने के लिए टेक्स्ट किया था, जिसको उन्होंने डिक्लाइन किया और उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया।
तो राजदीप सरदेसाई ने लिखा तो मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं जोशी जी, हिरेन जोशी, उनके बारे में बात की जाए इस किताब के हवाले से। जोशी जी के बारे में ये भी है कि उनकी पूरी स्क्रीनिंग का उनका सिस्टम है, हर चैनल पर किस चैनल पर कौन सी खबर कब चल रही है मोदी जी के बारे में, और पूरी तरह से मोदी जी के शान में कसीदे कौन कौन पढ़ रहे हैं उसकी उनके पास लिस्ट है, और मोदी जी के लिए थोड़ा भी उल्टा कौन बोल रहा है या बोल सकता है या लिख रहा है उसकी भी लिस्ट है। एक रेड फाइल, एक ग्रीन फाइल, बीच में एक येलो फाइल है, पूरा डोजियर है जोशी जी के पास, और उसके हिसाब से वो सब कुछ तय करते हैं, पूरा कंट्रोल, मीडिया का एक कंट्रोल रूम चलाते हैं। तो इसमें राजदीप ने बहुत सारी कहानियां लिखी है, और उन कहानियों में हिरेन जोशी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, और कैसे मीडिया मैनेजमेंट करते हुए चैनलों पर नियंत्रण करते हैं, कैसे उनके गुड बुक में जो रिपोर्टर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं या जो लोग हैं उनको मोदी तक एक्सेस होता है, इंटरव्यू कैसे तय होता है, इंटरव्यू उसी को मिलता है जो शुरू में मैंने कहा, उसी को मिलता है जिसे जोशी जी चाहते हैं, इंटरव्यू का वक्त भी वही तय करते हैं, लोकेशन भी वही तय करते हैं, और कई बार सवाल भी पर्दे के पीछे जोशी जी ही तय करते हैं, और किरदार और चेहरा तो तय करते ही। तो राजदीप ने विस्तार से लिखा है। तो ऐसे शख्स के बारे में भी बात होनी चाहिए। नेताओं के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन बैकरूम बॉय। और जोशी जी के बारे में है कि अगर उन्हें लगता है कि ये चैनल में ये खबर सरकार के लिए सही नहीं है, ख़ास तौर से मोदी जी के लिए, तो तुरंत उसका कॉल उस चैनल को पहुंच सकता है। उसमें कुछ घटनाओं का भी जिक्र राजदीप ने इस किताब में की है, और राजदीप ने इस चैप्टर की जो शुरुआत की है खुद से की है कि जब 2021 में किसान आंदोलन के दौरान लाल किले की तरफ जब किसानों के जत्थे गए, और आईटीओ पर जब एक किसान की मौत हुई, ट्रैक्टर जो दौड़ा रहा था जिसमें कहा गया पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस की गोली से मौत हुई कि किसान का ट्रैक्टर पलटा, ये अफवाह या कहानियां जो चल रही थी, उसी बीच राजदीप सरदेसाई समेत कुछ जर्नलिस्ट ने कुछ ट्वीट कर दिया था। गोली से मौत जैसी खबर वहाँ थी, वैसा माहौल था, तो ट्वीट कर दिया राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और 2-3 जर्नलिस्ट ने। उन सब के खिलाफ तुरंत एफआईआर और मुकदमे हो गए थे। उसका जिक्र राजदीप ने पहले वहाँ किया है कि कैसे उस वक्त लगा कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमे हुए, और कैसे छुपके रहने की प्लानिंग तक की गई, सैनिक फार्म में रहें, कहाँ रहें, उनके परिवार वाले परेशान रहे। तो ये सब, लेकिन उसके बाद मुख्य बात जोशी जी पर। जोशी जी के बारे में थोड़ा अंदाज़ा या थोड़ी जानकारी मुझे भी है, लेकिन इस किताब में जो है, जैसे इंटरव्यू को लेकर ख़ास तौर से हम लोग बार बार ये कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं 10 साल में मोदी जी ने प्रेस का सामना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं किया। अब तो 10.5 साल हो गए, और कहीं भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा मौका प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने नहीं दिया कि आप सीधे उनसे सवाल पूछें, जबकि ये इस मामले में इकलौते प्रधानमंत्री हाँ इंटरव्यू देते हैं, चुनिंदा, और वो किसको कब इंटरव्यू देंगे वो जोशी जी तय करते हैं। तो इसमें राजदीप ने लिखा है जोशी जी की ताकत, उनका इमरजेंस, कैसे उनको किसी ने बताया कि टॉप 3 जो पावरफुल हैं उसमें हिरेन जोशी हैं। एनडीटीवी के बारे में भी है कि एनडीटीवी पर कैसे कब्जा किया गया, या एनडीटीवी के मालिकों के लिए कैसी स्थिति पैदा कर दी गई प्रणय राय और राधिका रॉय को कि उन्हें एनडीटीवी से एग्जिट करने के अलावा या एनडीटीवी अडानी के हवाले करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वो भी कुछ लिखा है, वो भी आगे आता हूँ। 2 और किरदारों के बारे में लिखा है उन्होंने, अनिल बलूनी जो लोकसभा सदस्य हैं और बीजेपी का एक तरह से कहें तो मीडिया मैनेजमेंट इस सेंस में देखते हैं कि कौन से पैनल पे, किस चैनल पे कौन पैनलिस्ट जाएगा, ये सब अनिल बलूनी देखते हैं, और एक आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय, उनका भी जिक्र किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो राजदीप ने लिखी, जो पहले एक बार मैंने भी कहा था, देखिए क्या होता है, हर दौर में कोई मीडिया मैनेज करता है प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय में। और पहले क्या होता रहा है, मनमोहन सिंह के समय 2 जर्नलिस्ट उनके मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए जुड़े थे। शुरू में मुझे लग रहा हरीश खरे थे द हिंदू वाले, बाद में संजय बारू रहे, और आखिरी दौर में अगर मुझे याद है तो पंकज पचौरी एनडीटीवी के थे, वो रहे। तो ये तो मीडिया से कनेक्टेड लोग थे जो प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार हुए। लेकिन हिरेन जोशी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कमिटेड है मोदी जी के लिए, और नियंत्रण करने की भयंकर प्रवृत्ति है। मुझे कई पत्रकारों ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप से हिरेन जोशी ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, और उस ग्रुप के जरिए पत्रकारों को, एंकर्स को, खासतौर जिनको भेजना चाहते हैं और एडिटर्स को, वो संदेश भेजते हैं कि आज क्या खबर कैसे चलनी है। जो
पैनल डिस्कशन होगा, उसकी लाइन क्या होनी चाहिए, विपक्ष को कैसे आज इस मुद्दे पर घेरा जा सकता है, और इस मुद्दे पर मोदी जी ने क्या ऐतिहासिक फैसला किया, क्या काम किया। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि एक ही तरह के ट्वीट्स बीजेपी के नेता करने लगते हैं, उसी तरह के ट्वीट्स को मोदी सरकार के मंत्री करने लगते हैं, उसी तरह के ट्वीट्स आईटी सेल की तरफ से आने लगते हैं, और उसी तरह के ट्वीट्स दर्जनों एंकर्स और रिपोर्टर की तरफ से आने लगते हैं। और आपको समझ में नहीं आएगा कि एंकर रिपोर्टर के ट्वीट और आईटी सेल के ट्वीट और नेता बीजेपी नेता के ट्वीट में समानता क्यों? दरअसल ये हिरेन जोशी की तरफ से जाता है व्हाट्सएप पर, और वो मोदी जी के शान में ही होता है। जैसे मोदी जी विदेश में 5 दिन से अचानक आए, सीधे सेंट्रल विस्टा पहुंच गए विजिट करने, या सीधे पार्लियामेंट पहुंच गए, तो तुरंत 50 पत्रकार और 500 नेता लिखने लगेंगे कैसे अथक नहीं थकने वाले हमारे देश के लीडर हैं, उतना काम करके आए वहाँ से, इतनी लंबी यात्रा, 25 घंटे की हवाई यात्रा, और सीधे अपने कर्तव्य पथ पर पहुँचे, एक साथ आता है। ये सब जोशी जी मैनेज करते हैं। तो जोशी जी का काम है कि मोदी जी की छवि महामानव की तरह बनाए रखो, मोदी जी की महिमा में जितना महिमा में विस्तार हो सके, जितना महिमा गाथा की गान हो सके, वो करते रहे। इसलिए वैसे लोगों की लिस्ट उनके पास है, और वैसे लोग लाभार्थी हैं, जोशी जी के कृपा पात्र भी हैं। उसमें यह भी होता है, राजदीप ने नहीं लिखा है, लेकिन यह भी होता है कि अगर अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू हो रहा है जेल में आने के बाद, और उस समय कोई ऐसी स्थिति है चुनाव की या गर्मा गर्मी है, लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो केजरीवाल विस्फोटक बोल सकते हैं। केजरीवाल विस्फोटक बोल सकते हैं तो कुछ नुकसान न हो जाए। तो जोशी जी की पूरी मशीनरी सक्रिय होती है, हर चैनल पे संदेश जाए कि केजरीवाल का इंटरव्यू प्राइम टाइम नहीं चलना चाहिए। 9 बजे क्यों चल रहा है? किसी जगह प्रोमो चला तो फोन चला जाता है कि 9 बजे ये प्रोमो क्यों चल रहा है? केजरीवाल को अगर करना ही है तो आफ्टरनून में करिए। ये सब भी जाता है जोशी जी का फोन। ये भी मुझे किसी ने बताया कि नोएडा में केजरीवाल 3-4 जगह होटल बुक किया गया, जब इंटरव्यू देना चाहते थे नोएडा आकर खुद जब जेल से छूटे थे, तो होटल मालिकों ने उनका कैंसिल कर दिया बुकिंग। कुछ स्टूडियो में केजरीवाल इंटरव्यू करना चाहते थे तो वहाँ प्राइवेट स्टूडियो लेकर तो वहाँ पुलिस वाले पहुँच गए। पता नहीं कहीं से निर्देशित होता है कि किसको नहीं दिखाना है और मोदी जी को कैसे अधिकतम दिखाना है, और अगर मोदी जी का इंटरव्यू हो गया तो कैसे कितनी बार चले, किस किस स्लॉट में चले, कौन एंकर करे, ये सब जोशी जी करते हैं। लोकसभा चुनाव के समय आपने देखा होगा कि बनारस में फीमेल एंकर्स ने मोदी जी का इंटरव्यू किया, 3-4 चैनल की फीमेल एंकर्स। मुझे किसी ने बताया ये भी जोशी जी का आइडिया था कि महिला एंकर्स करें। तो कॉन्सेप्ट तय करते हैं इंटरव्यू का, वो कॉन्सेप्ट तय करते हैं कि कभी अक्षय कुमार करें, कभी सुधीर चौधरी करें, कभी स्मिता प्रकाश करें। तो राजदीप ने इसमें लिखा है, बहुत चीज़ मैं अपनी जानकारी से बोल रहा हूँ, इस किताब में लिखा है। जैसे अब मन की बात है, अब मान लो मन की बात प्रधानमंत्री का भाषण है, प्रवचन है। अब मन की बात कैसे सब तक पहुँचे, ये जोशी जी करते हैं तय, चूँकि वही उनका असाइनमेंट है और पूरे कमिटेड हैं। तो जोशी जी की तरफ से बीजेपी के सारे लीडर्स को मैसेज चला जाता है और ये इंस्ट्रक्शन होता है कि कैसे अलग अलग जगहों पर मन की बात के टेलीकास्ट की व्यवस्था हो, वहाँ कुछ लोग जुटे रहें, वो देखें, उसका रियल टाइम पिक्चर वीडियो बने और वो सीधे पीएमओ की टीम तक पहुँचे, मीडिया टीम तक, और वो इंश्योर करें कि उसका मैक्सिमम प्रचार प्रसार हो। एक सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द ऐसी मीडिया मशीन काम करे, ये तय मुकम्मल तौर पर करते हैं, ये हिरेन जोशी जी करते हैं। अब रहा इंटरव्यू का, अभी जो लोकसभा चुनाव के समय इंटरव्यू हुआ था मोदी जी का, कई चैनलों पर जो इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में ख़ास बात ये थी कि मैंने उस समय भी कहा था कि इंटरव्यू, मेरे पास चूँकि जानकारी आई कि कुछ इंटरव्यू प्रधानमंत्री कार्यालय में जो हुए, उसमें कैमरा भी प्रधानमंत्री कार्यालय का था, पीएमओ का, उसमें लाइट भी प्रधानमंत्री कार्यालय का, साउंड भी प्रधानमंत्री कार्यालय का, रिकॉर्डिस्ट, कैमरामैन और एडिटिंग सब प्रधानमंत्री कार्यालय का, यहाँ तक कि प्रोमो बनकर भी, टीजर बनकर भी प्रधानमंत्री कार्यालय से चैनल्स को मिले थे। जब मैंने ट्विटर पर लिखा तो 2-3 चैनल के एडिटर्स और एंकर्स ने रिएक्ट किया कि आप अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन मेरे पास पुख्ता जानकारी थी कि देश के नंबर 1 चैनल का पहला इंटरव्यू, जिसमें 5 एंकर्स थे या 4 एंकर्स, वो भी पीएमओ में हुआ था और पूरा एडिटेड टेप उनको मिला था, उन्होंने सिर्फ टेलीकास्ट किया था, और वो किस समय चलेगा ये भी जोशी जी ने तय कर दिया था, कितनी बार ये भी जोशी जी ने तय किया था। खैर, उसका जिक्र तो नहीं किया, राजदीप उसी संस्थान में काम करते हैं, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने यह जिक्र किया है कि इंटरव्यू पीएमओ में कैसे इंटरव्यू हुए,
कैसे पीएमओ के फ्रेमवर्क में हुए, पीएमओ के पूरे इक्विपमेंट से हुए। तो उन्होंने लिखा है इसमें पेज नंबर 461 में, जिसमें वो लिखा है कि कैसे जोशी जी प्लान करते हैं और कैसे मीडिया का इस्तेमाल होता है। तो पहले उन्होंने साउथ के चैनल को इंटरव्यू दिया, फिर एएनआई को दिया, और फिर वॉल टू वॉल कवरेज के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया कुछ एंकर्स और उसके बाद उन्होंने लिखा है in a first of sorts, most of the interviews were shot and edited by the PMO, which by now had its own in-house TV production team, complete with a camera crew, editors and sound recordists, a first for an Indian Prime Minister. मतलब पहली बार है कि कोई प्राइम मिनिस्टर के पास पीएमओ में कैमरा क्रू, प्रोडक्शन टीम, एडिटर्स, रिकॉर्डिस्ट की टीम है और सब कुछ वहाँ होता है। इसमें किसी जर्नलिस्ट को कोट करते हुए राजदीप ने लिखा है, दिस इज लाइक ए शो बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय द पीएमओ विथ ओनली वन शाइनिंग स्टार एंड द एंकर्स आर सिंपली देयर एज साइड किक्स। मतलब कि पीएमओ ऐसा लग रहा है जैसे ये शो जो था डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय पीएमओ था, एक शाइनिंग स्टार को केंद्र में रखकर वो मोदी जी हैं। और हर इंटरव्यू का ऑब्वियसली टोन तो वो तय करते ही हैं, सवाल क्या पूछा जाए ना पूछा जाए उससे डिस्कस भी होता होगा। कई बार ये कहा जाता है जो अखबारों में इंटरव्यू होता है वो भी पहले जाता है और रिटर्न आ जाता है। अब होता यह है कि इसलिए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में बड़े गुडी गुडी सवाल भी आप देखेंगे। राजदीप ने उसका भी जिक्र किया है कि 80 इंटरव्यू हुए उस दौरान, 80 इंटरव्यू में एक भी इंटरव्यू में मणिपुर में 200 लोग तब तक मारे जा चुके थे, उसके बारे में एक भी सवाल नहीं किया गया। चाइना का जो लद्दाख इलाके में स्टैंड ऑफ है, जो कहा गया कि कुछ नो मैंस लैंड, कुछ इलाके में चाइना की घुसपैठ रही, जो बीच के इलाके थे डेप्सोंग और उस इलाके में पैंगोंग लेक के इलाके में जहां डिसएंगेजमेंट की बात अब हो रही है, उस पर एक भी सवाल मोदी जी से नहीं किया गया। अडानी के मामले में कुछ सवाल दिखावटी रस्म अदायगी के तौर पर किया गया, लेकिन कोई भी उसमें काउंटर सवाल नहीं था। और सवाल गुडी गुडी वही थे कि सुप्रीम लीडर, कैसे आपके बिना भारत विकसित भारत हो नहीं सकता, और कैसे मोदी जी महान हैं और उनकी ऊर्जा कितनी है, एनर्जी कितनी है, आप जैसा ऊर्जावान कोई पीएम नहीं दिखा। इस तरह से सारे सवाल पूछे गए। इसका भी जिक्र राजदीप ने किया है। तो मैंने कहा कि जोशी जी के बारे में बोलना, जोशी जी के बारे में लिखना, जोशी जी के बारे में कोई किताब में जिक्र करना, ये पहली बार हुआ है।